नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। अरे वो वाला टेंशन नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का टेंशन तो हर वक्त लगा रहता है। हम तो पॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रेशर खाली इंटरनेशनल बॉर्डर पर होता है? चुनाव में टिकट मिलने, इलेक्शन लड़ने और जीतने का टेंशन कोनो कम है का? बतकही का टेंशन फिलहाल यही है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, देखो, चौकीदार चौकीदार। अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। पीएम की रैली हो, पटना में हो, हाँ, गांधी मैदान में नहीं होगा तो कहां होगा? मोकामा के टाल में। भीड़ तो जुटता ही है मोदी जी की रैली में, इस बार भी जुटा। लेकिन चुनाव से पहले इस बार रंग कुछ अलग था। जोर सहयोगियों ने भी कम नहीं लगाया। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है, ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बिहार का अंदाज अलग है और यहाँ के रैलियों की बात निराली है। क्या गजब सियासी रंग होता है जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में राजनीतिक कार्यकर्ता जुटते हैं अपने निराले अंदाज में। भारत के ही नहीं, विश्व के नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चारों तरफ सैलाब है। तो ऐसा रैली शायद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ होगा। रैली में लोग आते हैं और लाए भी जाते हैं। बिल्कुल बारात टाइप से इंतजाम होता है। आने का, जाने का, रहने का, खाने का और गाने का भी पूरा बंदोबस्त। कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को 400 सीट से देकर देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। रैली शुरू होने से पहले ही गांधी मैदान में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही थी। हर तरफ लोग ही लोग। आम लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेता खुश थे। खुश भी क्यों ना होंगे, उनकी आंखों के आगे सारी मेहनत सफल हो रही थी। रैली की संख्या पर संदेह है। उनसे मेरा अनुरोध होगा कि हेलीकॉप्टर से रैली के जायजा ले ले या बुर्का पहनकर मैदान में आ जाए। रैली शुरू होने के बाद मंच पर मजमा लगा। कभी इनकार और अब इकरार वाले अंदाज में सालों बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी रैली में एक साथ नजर आए। फिर क्या था, धड़ा बदला, सियासत बदली और अंदाज भी बदल गया। आप खुद सुन लीजिए। जो हमारे वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो वहां लोगों ने वहां पकड़ा पाकिस्तान ने, और अंततोगत्वा उन्हें उनको रिलीज करना पड़ा 60 घंटे के अंदर। और इसके लिए मैं भारत सरकार को और मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। भारत का प्रधानमंत्री आज उस परिवार से है जिनके पास में एक धूर जमीन नहीं है। चाय बेचने वाला परिवार का आदमी, सामाजिक दृष्टिकोण से अति पिछड़ा वर्ग का आदमी, और आज वो व्यक्ति जब जो है देश के 5 साल में शानदार देश की मान और मर्यादा को जो आदमी ऊपर ले गया है, उस यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं जिनकी वायुसेना ने परमाणु धमकी की परवाह किए बिना पुलवामा में 44 जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन बाद 12 लड़ाकू विमानों से पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने का काम किया था। अब बारी थी प्रधानमंत्री मोदी की। वो जब मंच पर आए तो लूट ली सारी महफिल। हर बात अपने अंदाज में बिहार के बारे में बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मंच के सारे नेता पीएम की तरफ टकटकी लगाए हुए थे। आखिर करेंगे क्या? भरोसा भी तो उन्हीं पर है। जो देश की ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक
अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा हो, उस बिहार को एक भंवर से निकालने का काम नीतीश जी और सुशील जी की जोड़ी ने और यहां की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री ने हालिया तनाव का जिक्र किया, विरोधियों पर निशाना साधा और बिहार सरकार की जमकर तारीफ की। वे कहते हैं, आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है, आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। कहते हैं दिल्ली की सरकार बिहार के रास्ते ही बनती है, और ये बात एनडीए बीजेपी वाले बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि बिहार में इन दिनों सियासी रैलियों की बहार है। गरीब और मध्यम वर्ग के हक और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे, वो अब चौकीदार से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी रांची आए, बड़ी सभा की, कांग्रेसियों की भीड़ जुटी, नारे भी लगे, वादे दावे सब किए गए, लेकिन गठबंधन की गांठ नहीं खुली। बात दरअसल यह है कि सब पार्टियों ने मिलकर इतना जोर लगा दिया है कि गठबंधन की गांठ टाइट हो गया है। उधर 3.5 लाख करोड़ रुपए और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 17 रुपए दिन का, मतलब एक व्यक्ति को 3.5 रुपए, और बीजेपी के सब नेता धड़ाधड़ ताली बजा रहे हैं। मजाक बना रखा है। ये गरीब को दबाने वाली सरकार, ये महिला को दबाने वाली सरकार, ये आदिवासी समाज को दबाने वाली सरकार, ये अनुसूचित जाति को दबाने वाली सरकार, इसके जो है खिलाफ आपके नेतृत्व में हम सब लड़ेंगे। आज जो इस प्रदेश में ये सरकार गरीबों की चिंता नहीं करती है, ये चिंता करती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, देखो, चौकीदार चौकीदार। अभी भैया मजा नहीं आया, चौकीदार। लोकसभा चुनाव का बिगुल झारखंड में भी फूंक दिया गया है। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने विपक्षी खेमे की तरफ से चुनावी युद्ध का औपचारिक शंखनाद कर दिया। 2004 से मैं राजनीति में हूं। आप मेरा एक भाषण दिखा दीजिए मुझे जहां मैंने झूठ बोला। कहीं मैंने झूठा वायदा किया, मुझे दिखा दो। दिखा दो मुझे, एक भाषण दिखा दो जहां राहुल गांधी ने कोई ना कोई झूठ बोला हो। अब आप नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए, वहां आपको एक सच्चाई दिख जाए, एक सच्ची बात दिख जाए तो मुझे बता देना। रैली को हिट बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी। कांग्रेसी कई दिन से दौड़ भाग कर रहे थे, पूरी मेहनत लगा दी थी रैली के दिन मोरहाबादी मैदान को सजाने में, भीड़ जुटाने में। राहुल आए और बोला क्या? अरे वही जो आजकल कांग्रेस के अध्यक्ष हर जगह बोलते हैं, राहुल का मुद्दा मेल वाया राफेल। वायुसेना देश की रक्षा करती है। वायुसेना के पायलट शहीद होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वायुसेना से पैसे छीनकर, चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डालते हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों के गढ़ से केंद्र सरकार को ललकारा और गरीब आदिवासियों का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको भरोसा देती है कि आपसे आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता। देश के आदिवासी, झारखंड के किसान, झारखंड के आदिवासी, आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए 2013 में जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी।
आदिवासियों की जमीन की रक्षा करने के लिए हम ट्राइबल बिल और पैसा कानून लाए थे। राहुल की रैली का मकसद झारखंड के रास्ते विपक्षी एकता का संदेश देना था, लेकिन होता कुछ उल्टा नजर आया। गोड्डा के गड्ढमड्ढ रास्ते से होकर भी बाबूलाल मरांडी मंच पर आ गए तो झारखंड में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन ने रैली से दूरी बनाकर रखी। हेमंत के हवाले से कहा गया कि वे संघर्ष यात्रा पर हैं, इसलिए रैली में नहीं आ सकते। लेकिन ये संघर्ष कहीं कांग्रेस और जेएमएम के बीच का तो नहीं है। सवाल यही है। इस सरकार ने 2014 में तो ढेर सारे उन्होंने वादाएं किए थे, अनेक घोषणाएं किए थे, लेकिन उन घोषणाओं को तो उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया, बल्कि उस ओर तो उन्होंने देखने का भी काम नहीं किया। और उन्होंने जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस काम को पूरे 5 वर्षों तक उन्होंने काम किया। जितनी भी संवैधानिक संस्थान है उसको कमजोर करने का काम किया। धीरे धीरे उन सबको अपने मुट्ठी में करने का उन्होंने प्रयास किया। बीजेपी ने छेड़ा है तो निश्चित रूप से ये गठबंधन जो आप मंच पर देख रहे हैं, इस गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर संकल्प लेगा। ये उलगुलान परिवर्तन रैली ये साबित करेगा कि हम यहाँ की बीजेपी सरकार जो यहाँ की सामाजिक संरचना को बर्बाद कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये बांटने का काम कर रहा है, उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि यहाँ जमीन कैसे लूटी जाए। कांग्रेस ने अपनी रैली का नाम दिया था परिवर्तन उलगुलान। अब देखना यह है कि कहीं ये रैली महागठबंधन अलग उड़ान न साबित हो। दिक्कत तो यही है। चलिए हम भी चुनाव तक इंतजार कर लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आजकल जहां जहां जाते हैं पीछे पीछे हेमंत सोरेन पहुंच जाते हैं, एकदम जीपीएस सिस्टम की तरह। क्या बोले कि हेमंत सोरेन का जहां का कार्यक्रम होता है सीएम उससे पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। अरे अब क्या करिएगा, सत्ता और विपक्ष में कुछ तो फर्क होगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन भाषा के लेवल पर कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं बचा। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला जा रहा है। हाँ, दोनों तरफ से। इन पॉकेटमारों का, इन गुंडों का राज हो गया है। लेकिन सीट का बात करने वाला, गोला का रहने वाला, साहबगंज के 15 में बिल्डिंग कैसे बन रही है, एसटीएफ का वर्णन नहीं हो रहा। जमींदार भी उन्होंने बता दिया। एसआईटी की भी गठित कर दी सरकार बनने के पहले दिन से। अब ये तो चोर मचाए शोर। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजकल खूब जुगलबंदी चल रहा है दोनों के बीच। जुगलबंदी माने अरे वही ख्याल, ध्रुपद, दादरा, ठुमरी, कजरी, फगुआ और कव्वाली, ये सब हो रहा है। लेकिन सियासी तानपुरे की तान पर झारखंड की सियासत के ये दो माहिर फनकार, माफ कीजिएगा सियासतदान, अपने हुनर के जरिए सूबे की सियासत को हाई बनाए हुए हैं। गोला का रहने वाला धनबाद में एक दिन में 6 गरीब आदिवासी का जमीन प्रूफ है। रांची में, बोकारो में, देवघर में, गोड्डा में, कहां जमीन नहीं है। किस तरह आदिवासी है, जल के नाम पर गरीब आदिवासी को औने पौने दाम में जमीन खरीदकर जमींदार। अब वो तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं गठित कर दिया, सीबीआई, एसआईटी, सारी संपत्ति का ब्यौरा तो उन्हीं के पास मेरा है। हमसे ज्यादा ब्यौरा तो उनके पास है। उन्हीं को मेरा सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं क्या जवाब दूं इस मामले में। हाई पॉलिटिक्स के बीच में बयानों का लेवल लो हो गया है। माननीय के बीच मर्यादाओं की दीवारें टूट रही है। कुछ भी बोला जा रहा है। कुर्सी का ख्याल भी तनिक सा नहीं रखा जा रहा। गनीमत है कि अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी है। जब और करीब आएगा इलेक्शन तो क्या होगा, अभी से सोच के डर लग रहा है जी। हमारे नेता प्रतिपक्ष है,
इसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यही कांग्रेस पार्टी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और माननीय गुरुजी कोयला मंत्री थे, किस तरह बेइज्जत करके केस किया, दिल्ली के घर में पुलिस का रेड कराया। अब बेटा को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उसके पिताजी को इतना अपमानित किया, सिर्फ सत्ता के लिए बाप के बेइज्जती को भी ये नजरअंदाज। आज इस राज्य में अराजकता चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज इस राज्य की जो हालत है वो इसलिए ऐसी हालत है कि इस राज्य का जो मुखिया है वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, दिल्ली में बैठे उनके आकाओं के लठेत के रूप में काम कर रहे हैं। अब नेता लोग जब लठ बजा ही रहे थे तो कोई जरूरी था कि उनके बीच में प्रवक्ता कूद जाए। लेकिन भाई प्रवक्ता हैं, वो भी अपना दम कब दिखाएंगे? उनको किस लिए रखा गया है? टीवी चैनलों पर चेहरा चमकाने के लिए क्या? सो वो बिना बुलाए ही मैदान में आ गए। कोई किसी से कम है काजी? झारखंड में जिस तरह से काम हुए हैं माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में, पिछले 50-60 साल में भी इस क्षेत्र में उतने काम नहीं हुए थे। हमारे पार्टी के प्रिय नेता हेमंत सोरेन जी के विषय में कि उनकी संपत्ति की जांच, उनकी संपत्ति की जांच, तो आप तो अथॉरिटी है, आपके पास तो एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं जांच करवा लेते? बात यहीं तक थमती तो ठीक थी, मामला गुरुजी तक पहुंच गया। कृषि मंत्री भी कूद पड़े, यानी कि पूरा झारखंड सरकारें इन्वॉल्व हो गया इस मैटर। जुबानी जंग में कोई किसी से कम नहीं। जवाब भी मिला संथाल के हवाले से, बयानों की बौछार, वार पलटवार। घबरा काहे रहे हैं? ये सब नहीं होगा तो चुनाव में क्या होगा? तो हेमंत सोरेन जी को पहले गुरुजी अपने पिता से हिसाब मांगना चाहिए कि आप अपने बाप से पहले हिसाब मांगे कि आप कितना घंटा जो है उन्होंने विकास का काम किया, और कितने जगह पे बिजली दिलाई और कितना जगह पे उन्होंने विकास का काम किया। तो वो पहले अपने पिताजी से हिसाब मांगे ना। और रणधीर सिंह जी को सुबुद्धि दे भगवान, और कम से कम संथाल में राजनीति करके माननीय गुरु जी के बारे अगर अपमानजनक बातें की जाएंगी तो हम क्या जवाब देंगे? जनता जवाब दे देगी। आप क्या सोच रहे हैं? इससे बचने का उपाय क्या? ज्यादा पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आएंगे तो बयान संतुलित होगा। अरे ये मन का वहम है और कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी नेता सब क्या सोचते हैं ये जानिएगा तो हैरान रह जाइएगा। पढ़े लिखे लोग यदि पढ़ा लिखा, हम शिकायत नहीं बोल रहे हैं, इनका जो अभी राजनीति में इसका कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। इनका सर्टिफिकेट का जरूरत नौकरी में लगता है, एसडीओ है, डीसी है, एसपी बनता है, वहाँ करना चाहिए, सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। यहाँ सर्टिफिकेट देखा क्या होगा? जब बोलना ही है तो इसमें कंजूसी करके क्या होगा? वैसे भी झारखंड में जब बोली चलती है तो फिल्टर थोड़े लगता है। वासेपुर में जब बंदूक गरजती थी तो मुंह थोड़े न चुप रहता था। नहीं, उतना लेवल अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको देख के लगता है कि वहाँ पहुँचने में अब ज्यादा देर नहीं है। सभा से तो बिजली चलेगी पूरी कांग्रेस और विपक्षी एकता पर, और उसी बिजली से जो है रघुवर दास जी आईसीयू में चले जाएंगे। उन लोगों ने प्रवासी मुख्यमंत्री बनाया है ताकि मनमर्जी तरीके से यहाँ के एकता, यहाँ की अखंडता को तार किया जाए। अब बेटा को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उसके पिताजी को इतना अपमानित किया, सिर्फ सत्ता के लिए बाप के बेइज्जती को भी ये नजरअंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुनते हैं विधानसभा में बड़ा तनातनी होता है। सच बात है क्या? विधान परिषद का भी उहे हाल रहता है। नेतवन सब एक दूसरे पर ऐसे झपटते हैं कि लगता है कि कुछ कर बैठेंगे, देख लेंगे और दिखा देंगे तो मामूली बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि जब इतना टेंशन है तो बाहर हंसते हुए काहे निकलते हैं? नहीं ना समझे, ये बात कोई समझा भी नहीं पाएगा। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज नालंदा, तमाम मेडिकल कॉलेज कल्याण विभाग, IIT कल्याण विभाग में होगा, नालंदा में खुलेगा। सभी सड़कें वहीं जाएंगी, सभी स्कूल कॉलेज वहीं जाएंगे, अस्पताल वहीं खुलेंगे। बाकी जगह बाबा जी का ठुल्लू, ये कैसे चलेगा? समाज में द्वेष फैलाने की एक साजिश थी। यह संसद में भारत के संविधान में 103वां संशोधन हुआ, इसी का प्रकटीकरण है। और राज्य के मुख्यमंत्री के नीयत और नीति पर कोई सवाल खड़ा करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं।
विधानसभा को कहते क्या हैं? राजनीति का विश्वविद्यालय, लोकतंत्र का मंदिर या सियासत की सर्वोच्च स्थली? ये सारे मुहावरे बीते कल की बात होती। अब तो एक ही बात सटीक बैठती है कि ये दम दिखाने का दंगल है, पॉलिटिक्स की पीछ है।